तो आज हम बात करेंगे आइडियलिज्म के बारे में। आइडियलिज्म यानी आदर्शवाद। इससे पहले वाले जो आपके 2 लेक्चर्स थे जो हमने फिलॉसफी से रिलेटेड लिए थे, जो भी हमने फिलॉसफी से रिलेटेड लेक्चर लिया था, एजुकेशन फिलॉसफी लिया था, उसके बाद हमने स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी में सबसे पहला आपका प्रकृतिवाद यानी कि नेचुरलिज्म देखा था। अच्छा, अब आज जो हम आइडियलिज्म कर रहे हैं, वैसे अगर आपका देखा जाए तो सही मायनों में सबसे ओल्डेस्ट जो है आपका स्कूल ऑफ फिलॉसफी वो आपका आइडियलिज्म आदर्शवादी। सबसे पहले आदर्शवाद था और उसको अपोज करने के लिए ही कहीं ना कहीं प्रकृतिवाद या नेचुरलिज्म आया था। ठीक है, अब देखेंगे आइडियलिज्म जो है आपका, पहले हम इसका शब्द को ही इसको ब्रेक करके देखते हैं। अगर आइडियलिज्म को आप ब्रेक करेंगे तो ये आता है आपका कहां से, आइडिया प्लस इज्म। ठीक है, आइडिया का मतलब होता है थॉट्स यानी कि विचार, और इज्म का मतलब कोई भी स्कूल ऑफ थॉट को कहेंगे। ठीक है, वाद यानी कि हम जैसे प्रकृतिवाद कहते हैं, आदर्शवाद कहते हैं, यथार्थवाद कहते हैं, तो किस स्कूल ऑफ थॉट की बात हो रही है उसे आप वाद कहेंगे। इज्म उसके लिए वर्ड आया है। अब इसमें बीच में एल जो है प्रोनाउंसिएशन के लिए यहाँ पर जोड़ दिया गया ताकि वो बोलने में सही लगे, तब ये हो गया है आइडियलिज्म। अदरवाइज हम इस शब्द को अगर तोड़ेंगे तो यहाँ पर आइडिया प्लस इज्म है, और आइडिया का मतलब है विचार या भी आपके जो भी आपके थॉट्स आते हैं आपके दिमाग में। ठीक है, तो नाम से ही पता चल रहा है कि आइडियलिज्म में आपका किसको प्रधानता दी गई है, विचार को प्रधानता दी गई है। आइडियलिज्म कहां से आया है, आइडियलिज्म आया है प्लेटो की थ्योरी ऑफ आइडियाज से। ठीक है, तो प्लेटो को कभी कहीं पे आपको फादर ऑफ आइडियलिज्म भी लिखा हुआ मिल जाएगा। आइडियलिज्म में माना यह जाता है कि जो अल्टीमेट सुप्रीमेसी है यानी सर्वोच्च सबसे सर्वोत्तम माना गया है, किसको माना गया है, आइडियाज को माना गया है, विचारों को माना गया है, ना कि इस पदार्थ संसार को, इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को। क्योंकि यहाँ पर जो भी चीजें आपको दिख रही हैं आपके आसपास, ठीक है, जो मटेरियल चीजें हैं वो तो कहीं ना कहीं नष्ट हो जाएंगी, उनकी तो एक समय सीमा है, कुछ समय बाद वो खत्म हो जाएंगी, लेकिन विचार जो है वो हमेशा रहता है। ठीक है, ये अमर है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे आज मैं अभी ये देखिए पेन से लिख रही हूँ, लेकिन पहले के जमाने में आप जानते हैं किससे लिखा जाता था, मोर पंखी से लिखा जाता था ना। मोर की जो पंख, मोर जो होता है, मोर पंख लिया जाता था और इसमें स्याही लगा लगा के इसकी नोक से लिखा जाता था। ठीक है, तो लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। अब आज के जमाने में इसे प्रयोग नहीं किया जाता है क्योंकि आज सबके पास बहुत ही मैकेनिकल अलग अलग तरीके के पेन आ गए। लेकिन ये इस मोर पंखी का अस्तित्व जरूर खत्म हो गया, लेकिन आज भी मैं इसकी बात कर रही हूँ। इसका जो आइडिया, इसका जो विचार जो किसी के दिमाग में कभी आया होगा, उसकी बात मैं आज भी कर रही हूँ। तो कौन यहाँ पर अस्तित्व में रह गया, ये मटेरियलिस्टिक थिंग तो जा चुकी है, आज इसका कोई प्रयोग नहीं होता, ये खत्म हो चुकी है। लेकिन ये विचार कि ऐसा होता था, ये अमर है, ये आज भी हम बात कर रहे हैं इसकी। तो इनका कहना यही था आइडियलिज्म का कि जो अल्टीमेट सुप्रीमेसी है, जो प्रधानता है, वो किसकी है, आइडियाज यानी विचारों की है। विचार जो है वो हमेशा अमर रहते हैं, लेकिन जो उससे उत्पन्न चीजें हैं वो खत्म हो जाती है, उनकी एक निश्चित आयु होती है। ठीक है, तो प्लेटो क्या कह रहे थे, समस्त संसार नष्ट हो जाता है परंतु एक विचार जो है वो सदैव जीवित रहता है। इसके अलावा मैं आपको प्लेटो के बारे में एक भी और भी चीज बता देती हूँ कि इन्होंने इस चीज को प्रूव भी किया कि हम जो विचारों की बात कर रहे हैं ना, हम विचार को क्यों प्रधानता दे रहे हैं, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को क्यों प्रधानता हम नहीं दे रहे। भाई मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड पे तो हम कह रहे हैं कि ये जो है ना, ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, ये तो हमें सिर्फ जितना है उतना ही दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके अलावा भी एक दुनिया है। ये स्पिरिट में, आत्मा में, गॉड में बहुत ज्यादा मानते थे। लेकिन नेचुरलिज्म क्या कह रहा था, जो चीज हमें दिखाई नहीं देती हम उसको कैसे यथार्थ मान ले, कैसे मान ले उसका अस्तित्व। अच्छा, बहुत सारी चीजें हमें दिखाई नहीं देती है, जैसे हवा है आपके आसपास, लेकिन हवा में आपको बहुत सारे यहाँ पे सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो आपको ऐसे दिखाई नहीं देंगे। लेकिन अगर आप उनको किसी इंस्ट्रूमेंट से देखने की कोशिश करो, अगर माइक्रोस्कोप ले आओ तो माइक्रोस्कोप से आपको क्या दिखाई देगा, दही को कभी रख के देखना, उसमें बहुत सारे जो है आपको बैक्टीरिया तक नजर आ जाएंगे। ठीक है, वैसे वो व्हाइट दिख रहा है, लेकिन माइक्रोस्कोप से देखोगे तो उसमें डिटेल आपको ऑर्गेनिजम्स भी नजर आ जाएंगे। तो इसका मतलब हमारी ये जो इंद्रियां हैं, जो हमारी देखने की क्षमता है, सुनने की क्षमता है, इसकी एक सीमा है, एक सीमा से ज्यादा हम नहीं देख सकते। अब देख नहीं सकते इसका मतलब ये थोड़ी कि उसका अस्तित्व ही नहीं है, हम नहीं देख पा रहे, लेकिन वो चीजें तो हैं। ऐसे ही इंसान की एक ऑडिबल रेंज है, मतलब हम किस फ्रीक्वेंसी तक को सुन सकते हैं, 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि इससे नीचे की फ्रीक्वेंसी की आवाजें नहीं होती या इससे ऊंचे की फ्रीक्वेंसी की आवाजें नहीं होती। ब्रह्मांड में बहुत तरह की आवाजें, लेकिन हम सिर्फ इतनी ही रेंज तक सुन सकते हैं। तो हमारी तो एक सीमा है, हम उस सीमा तक ही जो चीजें देख पा रहे हैं उसको हम यथार्थ के अस्तित्व में मान लेते हैं। लेकिन और भी इसके अलावा चीजें हैं जिनका अस्तित्व है, लेकिन हम उन्हें सिर्फ विचारों के जरिए ही समझ सकते हैं। जरूरी नहीं है जो चीज हमें नहीं दिख रही वो उसका अस्तित्व नहीं है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ेंगे। अगर हम इसके प्रोपोनेंट्स की बात करें तो इसके प्रोपोनेंट्स कौन कौन है? सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि देखो इसमें प्लेटो का नाम आ जाता है, जिसे हम फादर ऑफ आइडियलिज्म भी कई जगह आपको लिखा मिल जाएगा कहेंगे। तो पश्चिमी दार्शनिक में आपके आएंगे सोक्रेटिस, प्लेटो, डेस्कार्टे, स्पिनोजा, बर्कले, कांट, फिक्टे, स्केलिंग, हीगल, ग्रीन, शोपेनहायर एंड जेंटिल। ठीक है। और ईस्टर्न फिलोसफर यानी कि हम भारतीय दार्शनिकों की भी बात करेंगे तो वेदास उपनिषद में भी इसकी बात की गई, आदर्शवाद की बात की है। प्लस अरबिंदो घोष जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नेम है। अरबिंदो घोष को हमें पढ़ना भी है, प्लेटो को भी हमें पढ़ना है। ठीक है। इनके आइडियाज एजुकेशन के बारे में क्या थे इसको हम एजुकेशनल थिंकर जब पढ़ेंगे तो उसमें हम ज्यादा जानेंगे। अगर हम फॉर्म्स ऑफ आइडियलिज्म की बात करें तो इनमें भी आपको देखिए ना थोड़ा थोड़ा जान लो, क्योंकि मैंने जैसा पहले भी बताया था आपको सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में इन फिलोसफीज का क्या योगदान है बस इतना ही समझना है। ठीक है। क्वेश्चन वहीं से बन के आएगा। लेकिन अदरवाइज आपसे फॉर्म्स ऑफ आइडियलिज्म में पूछ ले, जैसे एमसीक्यू आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ आइडियलिज्म। ठीक है। तो वो आप वहां पे एमसीक्यू आपको दे देगा, सब्जेक्टिव आइडियलिज्म, ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म, प्लेटोनिक आइडियलिज्म और नन ऑफ द अबव। इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे दिया अगर उसने, तो आपको एमसीक्यू में क्या करना है, उसको सही आंसर आप टिक कर सकते हो। तो सब्जेक्टिव आइडियलिज्म की बात करेंगे, व्यक्तिपरक आदर्शवाद। अब सब्जेक्टिव आइडियलिज्म क्या कहता है? सब्जेक्टिव मतलब होता है जब हम अपने हिसाब से किसी चीज को देख रहे होते हैं। अगर ए व्यक्ति है और बी व्यक्ति है, एक ही ऑब्जेक्ट के बारे में ए का दृष्टिकोण कुछ होगा और बी का दृष्टिकोण कुछ होगा, ये इसकी व्यक्तिगत राय है। ठीक है। तो यही व्यक्तिपरक आदर्शवाद कहता है। इसके प्रवर्तक थे जॉर्ज बर्कले। व्यक्तिपरक आदर्शवाद मानता है कि मन या आत्माएं और उनकी धारणाएं या विचारों का ही अस्तित्व है, और जैसा हम सोच रहे हैं, ठीक है, मुझे जो चीज जैसी दिख रही है मैं उसका अस्तित्व वैसे ही मानूंगी। तो ये सबकी अपनी व्यक्तिगत राय हो सकती है। मेरी राय कुछ और है, आप लोगों की राय कुछ और है, और मुझे अपने हिसाब से जो चीजें नजर आ रही है, मैं किस दृष्टिकोण से देख रही हूं, वही मेरे लिए सत्य माना जाएगा। ठीक है। अगर हम ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म की बात करें, ऑब्सोल्यूट आइडियलिज्म, यहाँ पर व्यक्तिगत राय की यहाँ पर बात नहीं होती। यहाँ पर बात होती है आप माने या ना माने, जो सत्य है वो सत्य ही रहेगा। जैसे ईश्वर का अस्तित्व, बहुत सारे लोग आस्तिक हैं वो ईश्वर को मानते हैं, बहुत सारे लोग नास्तिक हैं वो ईश्वर का अस्तित्व नहीं मानते। लेकिन ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म वाले क्या कहते हैं, भाई तुम मानो या ना मानो, सत्य तुम्हारे मानने ना मानने पर निर्भर नहीं करता, जो सत्य है वो सत्य रहेगा, वो व्यक्ति की चेतना और धारणा से स्वतंत्र है। ठीक है। अगर ईश्वर है तो है, चाहे तुम उसे मानो या ना मानो। ये होता है ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म। ऑब्सोल्यूट आइडियलिज्म यानी वस्तुनिष्ठ आदर्शवाद या निरपेक्ष आदर्शवाद। तीसरा आपका आ जाएगा प्लेटोनिक आइडियलिज्म। प्लेटोनिक आइडियलिज्म का मतलब क्या है? जो आपके प्लेटो के विचारों से निकल के आए हैं। बेसिकली प्लेटो ने जो अपने विचार दिए हैं, जो अपनी थ्योरी दी है, उससे जो आपका आइडियलिज्म निकल के आ रहा है, उसी को प्लेटोनिक आइडियलिज्म कहेंगे। प्लेटो के जो विचार थे, वो एक ग्रीक फिलोसफर थे। ये इनकी फेमस बुक है द रिपब्लिक। ठीक है। फेमस बुक्स में एजुकेशन थिंकर जब पढ़ाऊंगी तो भी उनकी जो फेमस किताबें हैं उनका बारे में बताऊंगी। तो प्लेटोनिक आदर्शवाद में इनकी फेमस बुक द रिपब्लिक, इन्होंने जिक्र किया है दो संसार के बारे में, टू वर्ल्ड बताए इन्होंने। एक तो है वर्ल्ड ऑफ आइडियाज, ठीक है, हमारे विचारों का संसार है, और एक है वर्ल्ड ऑफ मैटर, जो हमारे सामने जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीजें दिख रही है, ये पेड़ पौधे आपके सामने जो भी चीजें दिख रही हैं, एक तो ये है वर्ल्ड ऑफ मैटर, ठीक है, पदार्थ से बनी हुई दुनिया, और एक है हमारे दिमाग में जो विचारों में जो दुनिया है। ठीक है। हम ऐसी चीजें भी तो सोच लेते हैं जो हम जिनका अस्तित्व तो शायद हमने देखा नहीं है, लेकिन हमारे दिमाग में आ जाती है पता नहीं कहां से। तो इसका मतलब एक विचारों की भी दुनिया है। और इन्होंने ये कहा कि जो व्यक्ति है वो नॉलेज क्रिएट नहीं करता, वो ऑलरेडी बहुत सारी नॉलेज है हमारे आसपास, हम बस उसे ढूंढ रहे, हम उसे डिस्कवर करते हैं, हम उसे खोज लेते। ठीक है। तो ये प्लेटो के और भी इसके अलावा कई विचार हैं। इन्होंने एक एलिगोरी ऑफ केव दिया था, बहुत फेमस है इनका एलिगोरी ऑफ केव। इन्होंने ये कहा था कि प्लेटो जो है वही कहते हैं कि मनुष्य जो है, हम अपने एक इंद्रियों के संसार की गुफा में बंद है। ये गुफा जो है ना, इन्होंने क्या बताया, यहाँ पे देखो ये गुफा है, अंधेरी गुफा, जहां पे ये लोग दिख रहे हैं बाहर, इनका अस्तित्व है, हमें नहीं दिख रहा। अब ये चीजें शायद रियल है, इसकी सिर्फ एक शेडो हमें दिख रही है। ठीक है। ये जो केव में बंद है हम, जो चीजें, मतलब इनका कहना है कि मुझे जो अपने आसपास पेड़ पौधे ये सब दिख रहे हैं ना, ये असल में है नहीं, ये बस मेरा परसेप्शन है, एक दृष्टिकोण है जो मुझे ये सब चीजें नजर आ रही हैं। अगर मैं अपनी इंद्रियों के इस जाल से बाहर निकल के आऊं तो मुझे उजाला दिखाई देगा, लाइट, क्योंकि अभी तक मैं कहां थी, अंधेरे में थी, मुझे सत्य का पता ही नहीं था। लेकिन अगर मैं इन बेड़ियों को तोड़ के बाहर निकल आऊं इस केव से, तो मुझे असली सत्य के बारे में, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, ठीक है, जो कौन सा आध्यात्मिक जगत है, उसके बारे में मुझे पता चलेगा, तब मुझे असली उजाला दिखाई देगा। ये एलिगोरी ऑफ केव जो है काफी फेमस है इनका, इसके बारे में हम बाद में कभी चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्म की, रिलीजियस आइडियलिज्म।
रिलीजियस आइडियलिज्म आपका सेंट अगस्टिन ने दिया था। इनके अनुसार जो हमारा ब्रह्मांड है वो दो वर्गों में विभाजित है। एक है सिटी ऑफ गॉड, मतलब भगवान की एक दुनिया है, जिसमें क्या है, जिसमें कौन राज करता है, गुडनेस एंड ट्रुथ, वहां सच्चाई है, वहां पर अच्छाई है, ठीक है। लेकिन एक है इंसान की बनाई हुई दुनिया, जो क्या है, सिर्फ इंद्रियों द्वारा शासित हो रही है, हम अपने इंद्रियों के दास बने हुए हैं, ठीक है। इसको आप कहीं ना कहीं पैरेलल कर सकते हैं प्लेटो के आइडिया से भी। प्लेटो ने भी जो टू वर्ल्ड की बात की, कहीं ना कहीं वो भी आपका इसी से रिलेटेड है, ठीक है। फिर आता है आपका मॉडर्न आइडियलिज्म। अब इसमें आप ज्यादातर प्रवर्तक ही याद कर लीजिए। मॉडर्न आइडियलिज्म में कौन कौन है, डिस्कार्टे है, इमैनुअल कांत है, जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हीगल, ठीक है। हीगल, कांत और डिस्कार्टे का नाम आप याद रखेंगे। डिस्कार्टे जो थे बेसिकली साइंस और मैथमेटिशियन थे, साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन, और विज्ञान और गणित में इनका बहुत ज्यादा योगदान रहा है। इनकी फिलॉसफी को कार्टीसियन फिलॉसफी भी कहा जाता है। और इन्होंने कहा था कि जो थिंकिंग है ना, थिंकिंग पे ये बहुत ज्यादा बिलीव करते थे। इन्होंने कहा था आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं हूं क्योंकि मैं सोचता हूं, मैं सोच सकता हूं इसीलिए मेरा अस्तित्व है। ये इनका एक बहुत फेमस जो है इनका कथन है। और इन्होंने क्या बताया है, दो तरीके के सब्सटेंसेस से जो है ये वर्ल्ड बना हुआ है। एक तो है हमारा माइंड, थिंकिंग सब्सटेंस, जो सोच सकता है, विचार कर सकता है, और दूसरा क्या है, मैटर, पदार्थ। घुमा फिरा के देखोगे तो सबने आइडियलिज्म में बात एक ही तरह की है, दो जगत की बात हो रही है यहाँ पे। यहाँ पर बेसिकली आप नेचुरलिज्म से अगर इसे अलग करोगे, नेचुरलिज्म में क्या है, प्रकृतिवाद के बारे में बता रहे, प्रकृति को ही अस्तित्व माना है, ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते थे। आइडियलिज्म में ये ईश्वर के अस्तित्व को मानते हैं, और इनका कहना है कि ये जो संसार है ना, दुख भरा संसार है, और असली हमारा जो एम है वो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाना, आध्यात्मिक जगत तक पहुंचना। कांत जो है ये कहीं ना कहीं आइडियलिज्म में रेशनलिज्म, इंपेरिसिज्म और रीजनिंग लेकर आते हैं, यानी कि बुद्धिवाद, अनुभववाद और तर्क। अच्छा, तर्क की जरूरत क्यों है? आइडियलिज्म जो है आपका वो ईश्वर को मान रहा है, ईश्वर के अस्तित्व को मान रहा है। अब मैंने भी देखिए अभी आप लोगों को बताया कि एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, विचार से भी यहाँ पर कुछ है, इसके लिए मैंने आपको तर्क दिया। तर्क क्या दिया कि हमारे इंद्रियों की एक सीमा है, ठीक है ना, इस सीमा के बाहर भी बहुत सारी चीजें जिसे हम नहीं देख पा रहे। अगर हम ऐसी चीजें अस्तित्व में हैं जिसे हम नहीं देख पाते, इसका मतलब ईश्वर भी हो सकता है। तो मैंने तर्क दिया, तब आप मेरी बात को आप सोचेंगे कि विचार करेंगे, एटलीस्ट विचार तो करेंगे कि हाँ भाई ये कह तो सही रही, कि हमें इंद्रियों द्वारा तो हमें सारी चीजें दिखाई नहीं देती हैं, तो क्या पता ऐसी चीजें भी हो जो हमें नहीं दिख रही हैं। तो यही कांत का कहना था। आइडियलिज्म को भी आप प्रूफ कैसे करोगे, कहीं ना कहीं आपको तर्क देना पड़ेगा, अपने अनुभव से बताना पड़ेगा, अपनी बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये चीजें जो है ये कांत की देन है यहाँ पर। चलिए, ये आपके फॉर्म्स हो गए। अब हम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की बात कर लेते हैं। अगर आपको वैसे फॉर्म समझ में आ गए तो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स भी इसी से रिलेटेड है, इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखे हुए हैं। ये पहला है आपका टू फॉर्म्स ऑफ वर्ल्ड की हमने बात की। कौन कौन से दो वर्ल्ड हैं यहाँ पर? पहला है आपका स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जिसे हम क्या कहते हैं, आध्यात्मिक जगत, जहां पर ईश्वर की प्रधानता है। दूसरा कौन सा है? भौतिक जगत, जो हमें अपने सामने दिख रहा है, जहाँ पेड़, फूल, फल, पत्थर, पानी, ये सब जल हमें जो दिख रहा है, जिसे हम छू सकते हैं, भौतिक जगत है, ठीक है। और अगर हमें स्पिरिचुअल वर्ल्ड की, यानी ये जो आध्यात्मिक जगत है, उसको समझना है, उसकी सच्चाई को जानना है, तो हमें अपने मन को, अपनी आत्मा का ज्ञान जो है प्राप्त करना पड़ेगा। यानी आत्मज्ञान जो है उसे प्राप्त करना ही मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए। अपने आप को समझना, अपनी एग्जिस्टेंस को समझना। इसके अलावा इन्होंने क्या बताया कि विचार जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ऑब्जेक्ट से। हमारे आसपास जो मटेरियलिस्टिक थिंग दिख रही है उनका अस्तित्व नश्वर है, लेकिन आइडियाज अमर है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ मैन ओवर नेचर। अच्छा, आइडियलिज्म मानता है कि जो आदमी है, इंसान है, वो ईश्वर की बनाई हुई सबसे सुंदर कृति है, सबसे सुंदर, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम जो है ना, हम नेचर के दास नहीं है। हमें भगवान ने क्या दिया है? बुद्धिमत्ता दी है। हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, और अपने एनवायरमेंट, अपने पर्यावरण को परिवर्तित कर सकते हैं, उसमें चेंज ला सकते हैं। भाई सर्दी हो गई तो आप गर्म कपड़े पहन लोगे, आपने गर्म कपड़ों का निर्माण कर लिया, ऊन वगैरह बना ली, ठीक है। अगर गर्मी लग रही है तो आपने यंत्र बना लिया, एसी बना लिया, ठीक है। आप क्या कर लोगे? अपने रूम का टेम्परेचर कम कर लोगे। तो हम सोच समझ के क्या कर सकते हैं, चीजें ऐसी कर सकते हैं, अपने एनवायरमेंट को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ इंसान जो है कहीं ना कहीं नेचर से ज्यादा उसकी इंपॉर्टेंस बताइए। फिर स्पिरिचुअल वैल्यू, जो आध्यात्मिक आपके जो गुण हैं, उनके ऊपर इन्होंने बहुत फोकस किया। और क्या आती है लाइन यहाँ से? ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुडनेस, सत्यम शिवम सुंदरम। तो अगर आपसे पूछ ले कि सत्यम शिवम सुंदरम किससे आया है, तो ये आइडियलिज्म यानी आदर्शवाद से निकलकर आया है। जैसे नेचुरलिज्म के कुछ की पॉइंट्स हमने देखे ना, बैक टू नेचर, नेगेटिव एजुकेशन, वहां के कॉन्सेप्ट हैं ये। ऐसी आइडियलिज्म में याद रखोगे, ट्रुथ, ब्यूटी, गुडनेस, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, मटेरियल वर्ल्ड, ये सब कहां से जुड़े हुए हैं? आइडियलिज्म से जुड़े हुए हैं। अब सत्यम शिवम सुंदरम क्या है? सत्य क्या है?
सुंदर क्या है, ठीक है, और ईश्वर है, शिवम मतलब ईश्वर के लिए आया है। तो ये चीजें जो है, ये वैल्यूज, ये गुण अपने अंदर लेकर आना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हम ये गुण लेकर आते हैं तो हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, जिससे हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हम ईश्वर को समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यूज हैं। इसके अलावा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो है वो इन्होंने इंपॉर्टेंट बताया है। अब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मतलब हम अपनी सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मज्ञान की ओर बढ़े। सेल्फ मतलब अपनी आत्मा को समझे, सोल के बारे में जाने कि हम कहाँ से आए हैं, हमारी एग्जिस्टेंस क्या है, हमारी आत्मा को कैसे तृप्ति मिलेगी, ये सारी चीजें जब हमें समझनी होगी। और ये सिर्फ अपने बारे में नहीं समझना, जब हमारे अंदर ये सारी वैल्यूज आ जाती है तो आप सोशल वेलफेयर के बारे में सोचते हो। सोशल वेलफेयर मतलब आप वसुधैव कुटुंबकम कहते हो ना, आप सभी के बारे में सोचोगे। ये सोसाइटी में रहकर ही हो सकता है। ये सारे गुण जो है, जब आप दूसरे की हेल्प करते हो, दूसरे के दुख में उसकी सहायता करते हो, दूसरे के लिए कॉपरेशन वाली भावना रखते हो, प्रेम की भावना रखते हो, सहानुभूति की भावना रखते हो, तब पूरे जगत का एक साथ विकास हो सकता है। क्योंकि ये बिलीव किसमें करती है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, एक अनेकता में एकता। क्योंकि इनका कहना है कि जितने भी चीजें हैं हमारे आसपास, जितने भी लोग हैं, जीव हैं, वो उनका जो ओरिजिन है, जो उत्पत्ति है, वो तो एक ही से हुई है। किससे हुई है, गॉड से। सबके अंदर क्या है, ईश्वर है। जब सबके अंदर ईश्वर है तो हमें सबके लिए कैसा व्यवहार रखना चाहिए, प्रेम सहानुभूति वाला व्यवहार रखना चाहिए। तभी हम आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं और तभी हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। ये इनके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। अब इन सबसे आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर आइडियलिज्म बहुत ज्यादा फोकस ईश्वर पे कर रहा है, आत्म अनुभूति पे कर रहा है, आत्मज्ञान पे कर रहा है, तो एजुकेशन को भी इसी से ये रिलेट करेगा। तो शिक्षा को क्या है, शिक्षा इनकी किस पर आधारित है, स्पिरिचुअलिज्म, आध्यात्म पे आधारित है और नैतिकता पे आधारित है। ठीक है, नैतिक मूल्य होने चाहिए हमारे अंदर। शिक्षा क्या होती चाहिए, शिक्षा जो हमें आध्यात्म की ओर लेके जाए, सेल्फ रियलाइजेशन की ओर लेकर जाए और हमारे अंदर नैतिकता लाए। इसके अलावा हमारी मेंटल कैपेसिटी, क्योंकि हर जगह किसकी बात कर रहे हैं, विचारों की बात कर रहे हैं। और विचार कब आएंगे, जब आप अपनी मानसिक क्षमताओं का विकास करेंगे, तभी तो अच्छे से तर्क दे पाएंगे, सोच पाएंगे, समझ पाएंगे, विचार कर पाएंगे। तो मेंटल कैपेसिटीज को बढ़ाना, उनको एम्फेसाइज किया गया है यहाँ पर। टीचर एंड करिकुलम आर सेंटर ऑफ एजुकेशन। तो आज की जो एजुकेशन है वो तो बाल केंद्रित है, चाइल्ड होना चाहिए सेंटर में, लेकिन आइडियलिज्म के अनुसार कौन होना चाहिए, टीचर होना चाहिए शिक्षा के केंद्र में, या करिकुलम होना चाहिए। ध्यान में रखोगे, कौन सा जो आपका स्कूल ऑफ फिलॉसफी है वो शिक्षा या पाठ्यक्रम को शिक्षा के केंद्र में रखता है, आइडियलिज्म रखता है। ठीक है, टीचर सेंटर या करिकुलम सेंटर। बुक लर्निंग को एम्फेसाइज करते हैं। नेचुरलिज्म बिल्कुल लगा रहा था किताबी ज्ञान मत दो बिल्कुल बच्चे को, लेकिन ये कहता है नहीं, किताबें पढ़नी है, बुक लर्निंग को पर जोर देते हैं। और इंडिविजुअल और सोसाइटी दोनों को वैल्यू देते हैं, इसीलिए यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं। क्योंकि बच्चे के अंदर जो वैल्यूज है वो कहाँ से इंकलकेट होंगी, वो सोसाइटी में ही रहकर हो सकती है। अगर अकेले इंडिविजुअली आप कैसे उसको, आप उसके अंदर वैल्यूज डाल सकते हो। वैल्यू तो हमारे अंदर तभी आती है ना जब हमें कब दिखाई देगी वैल्यू, जब बच्चे का हेल्पिंग नेचर दिखाई देगा, लविंग नेचर दिखाई देगा, दूसरे की केयर करने का नेचर दिखाई देगा, तो तभी तो आप देखोगे कि इसके अंदर वैल्यूज है या नहीं है। तो वैल्यूज सोसाइटी में ही डेवलप हो सकती है। ठीक है, ये तो आइडियलिज्म और एजुकेशन के बारे में था। अब हम एम्स देख लेते हैं। एम्स यानी लक्ष्य या शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए आदर्शवाद के अनुसार। तो सबसे पहला क्या है, सेल्फ रियलाइजेशन और एक्सिलेशन ऑफ पर्सनैलिटी, आत्म साक्षात्कार, खुद को जानना, खुद के का उत्थान करना, मानव व्यक्तित्व को ऊपर उठाना। ठीक है, ताकि हम कहां तक पहुंच पाए, ईश्वर तक पहुंच पाए। हम स्वयं का विकास करें, आत्म साक्षात्कार, आत्म ज्ञान की प्राप्ति करें। ये पहला एम बताया। दूसरा एम क्या बताया है, टू एंश्योर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। एक बच्चे को मेंटली, मॉरली और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअली डेवलप होना है। क्योंकि अल्टीमेट एम ही ये कह रहे हैं भाई, अल्टीमेट एम है अपने आत्मज्ञान या ईश्वर तक पहुंचना, ईश्वर को समझना। तो इसीलिए आध्यात्मिक विकास करना बहुत जरूरी है। ठीक है, बच्चे का मानसिक विकास करो, बच्चे का नैतिक विकास करो और इसी के द्वारा बच्चे का आध्यात्मिक विकास करो। तीसरा क्या है, ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुडनेस, यानी सत्यम शिवम सुंदरम। फिर से बात आ गई, सत्य, सौंदर्य और अच्छाई को बच्चे के अंदर विकसित करना है। और ये सारी क्वालिटीज आप जब बच्चे के अंदर विकसित करेंगे तभी बच्चा आत्मज्ञान की प्राप्ति कर पाएगा। तो ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुडनेस की सत्यम शिवम सुंदरम यहाँ पर प्राप्त करना है। फोर्थ है आपका कंजर्वेशन, प्रमोशन ऑफ एंड ट्रांसमिशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज। जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, जो हमारे वेद हैं, उपनिषद हैं और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो हमारी नॉलेज है, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, इसको आगे बढ़ाना है शिक्षा के जरिए।
क्यों? क्योंकि हमारा जो कल्चर है बहुत रिच है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें, बहुत अच्छी वैल्यूज, बहुत अच्छे अच्छे चीजें वहां पर लिखी हुई हैं। उनको आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? शिक्षा का सहारा लेना पड़ेगा। तो एम ऑफ एजुकेशन में इन्होंने इसे भी इंक्लूड किया है कि हमारा जो सांस्कृतिक विरासत है उसे हमें आगे बढ़ाना है शिक्षा के जरिए। फिर है आपका कन्वर्जन ऑफ इनबॉर्न नेचर इनटू स्पिरिचुअल नेचर। इन्होंने बच्चे के ऊपर इंडिविजुअलिटी को नकारा नहीं है, ठीक है। बच्चे का जो खुद से जो उसके अंदर क्वालिटीज है, वो कह रहे हैं उन क्वालिटीज को निखार कर स्पिरिचुअलिटी की तरफ डाइवर्ट करो। हर बच्चे के पास अपनी अपनी क्रिएटिविटी होती है, तो हर उस क्रिएटिविटी को आप आध्यात्म की ओर ले जाओ, ठीक है। हो सकता है कोई प्रिपरेशन फॉर होली लाइफ, पवित्र जीवन की तैयारी करनी है। पवित्र जीवन मतलब जिसमें हम नैतिकता से जीते हैं, हम मटीरियलिस्टिक चीजों की तरफ नहीं भागते, और सारी चीजें हमें किसकी तरफ लेके जाती है? एकमात्र ईश्वर की तरफ लेके जाती है। डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस एंड रेशनैलिटी, बुद्धिमत्ता और तर्कपूर्ण जो आपकी तर्क संगतता आप कह लीजिए, उसका विकास करना। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको सामने वाले को अगर कन्विंस करना है तो आप कैसे कर पाओगे? तर्क देकर ही कर पाओगे। चीजों के बारे में विचार को प्रधानता दी है। विचार कब आएंगे? जब आपकी मानसिक क्षमता तेज होगी, जब आप बुद्धिमत्ता से सोचोगे, तर्क दे पाओगे, तभी तो आप विचार कर पाओगे। तो इंटेलिजेंस और रेशनैलिटी को भी ये विकसित करने की बात कहते हैं। ये हमारे एम्स ऑफ एजुकेशन हुए अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म। करिकुलम की जब हम बात करते हैं तो आदर्शवाद जो है आपका किसको इंपॉर्टेंस दे रहा है? क्योंकि ये विचारों को दे रहा है, आदर्श मूल्यों को अधिक महत्व दे रहा है। तो इनका मानना है कि पाठ्यचर्या कैसी होनी चाहिए? संपूर्ण मानवता का विकास करने वाली होनी चाहिए, अनुभवों से प्रेरित होनी चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने जो ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट थे ना, ह्यूमैनिटी, कल्चर, आर्ट, इस तरह के सब्जेक्ट्स को प्रधानता दी है। लिटरेचर, इसको इन्होंने कहा है ये सब्जेक्ट जो है बहुत ज्यादा पढ़ाने चाहिए। बहुत ज्यादा साइंस और इसकी तरफ ये नहीं जाते। प्लस इन्होंने हेल्थ और फिटनेस को भी इंपॉर्टेंस दिया, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। इनका मानना था अगर हमें सोचना है, विचारना है, सीखना है, स्पिरिचुअली आगे बढ़ना है, तो ये जो हमारा शरीर हमको मिला है, इसका भी तो हमें इसको भी तो हमें सही रखना पड़ेगा। इसके लिए हेल्दी रहना और फिट रहना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो देखो यहाँ करिकुलम जो देखोगे ना, किसके हिसाब से देखोगे? देखो प्लेटो के अनुसार दो तरह के करिकुलम यहाँ पे बता रही हूँ। प्लेटो के अनुसार करिकुलम देखो और रॉस के अनुसार करिकुलम देखो। इन्होंने पहले तो गुणों को, यानी कि जो आपकी क्वालिटीज है, उसको इन्होंने ऐसे डिवाइड किया है। पहला इन्होंने क्या कहा है? सत्यम, ट्रुथ। फिर कहा है शिवम, गुडनेस, और सुंदरम, ब्यूटी। इसमें देखो सत्यम के अनुसार अगर हमें ये ट्रुथ लेकर आना है बच्चे के अंदर, ये वाला गुड डेवलप करना है, तो क्या क्या पढ़ाना है उसे? भाषा, साहित्य, भूगोल यानी ज्योग्राफी, गणित यानी मैथ्स, दर्शन यानी फिलोसफी, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी पढ़ानी। शिवम यानी कि धर्म, राजनीति, पॉलिटिक्स, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, नीति शास्त्र, समाज शास्त्र, ये सब पढ़ाना है, सोशल साइंस वगैरह, ठीक है। सुंदरम, कविता, संगीत, कला, ठीक है, आर्ट, म्यूजिक, पोइट्री, इन सब से क्या आएगा? एस्थेटिक वैल्यूज आती है, ठीक है। अगर हम रॉस के अनुसार देखें तो इन्होंने दो भागों में बांटा इसे, एक शारीरिक शिक्षा के लिए जो इन्होंने एक करिकुलम दिया है, और एक आध्यात्मिक शिक्षा के लिए। फिर शारीरिक शिक्षा में देखो कला, कौशल, स्वास्थ्य शिक्षा की बात करी इन्होंने, यानी स्किल डेवलप करो, आर्ट सिखाओ उसे, स्वास्थ्य शिक्षा दो उसे। और अगर हम आध्यात्मिक की बात करें तो उसे बौद्धिक यानी इंटेलेक्चुअल, नैतिक यानी मॉरल, कलात्मक भी दिया है, और धार्मिक यानी स्पिरिचुअल हो गया, ठीक है, आर्टिस्टिक हो गया, कलात्मक। और यहाँ पर बौद्धिक में इन्होंने साहित्य, भाषा, इतिहास यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, मैथ्स, ये सब बताएं जो आपकी इंटेलेक्ट को डेवलप करेंगे, आपकी बुद्धिमत्ता को डेवलप करेंगे। नैतिक में इन्होंने नीति शास्त्र बताया, एथिक्स वगैरह जहां आप सीखोगे। कलात्मक में इन्होंने ललित कलाएं बताई हैं, ठीक है, फाइन आर्ट्स, फाइन आर्ट्स कहते हैं, स्कल्पटिंग, आपका वुड वर्क और ड्राइंग वगैरह आ जाता है। और धार्मिक में इन्होंने धर्म और आध्यात्म शास्त्र, जो हमारे शास्त्र हैं, उनको पढ़ने की बात की गई है। तो ये इन्होंने रॉस के अनुसार दिया है। अब टीचिंग मेथड की बात करें तो देखो आइडियलिज्म जो है ना आपका, कोई डेफिनेट टीचिंग मेथड नहीं बताता, ठीक है, पर्टिकुलर इन्होंने कोई टीचिंग मेथड नहीं दिया है, लेकिन हम कुछ टीचिंग मेथड को आइडियलिज्म की तरफ से जोड़ सकते हैं। तो जैसे एक सोक्रेट्स का आपका दिया हुआ है प्रश्नोत्तर विधि, क्वेश्चन आंसर। सोक्रेट्स क्या कहते थे? सोक्रेट्स का कहना था कि भाई ज्ञान तो बच्चे की आत्मा में पहले से ही विद्यमान है, हमें बस प्रश्न उत्तर करके उसको बाहर निकालना है। क्वेश्चन आंसर करते जाओ, उसे अपने क्वेश्चन का आंसर खुद मिल जाएगा, टॉपिक उसके सामने खुद क्लियर हो जाएगा। ऐसे अरस्तु की अगर हम बात करें तो आगमन निगमन विधि, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड, एरिस्टोटल ने इसको दिया था, और बेकन ने बाद में इसको क्या किया था? बेकन ने इसको और ज्यादा डेवलप किया था। पेस्टोल्जी ने अभ्यास, प्रशिक्षण, क्रियाविधि, प्रैक्टिस, ट्रेनिंग, एक्टिविटी मेथड बताया है। फ्रॉबेल को आप रहने दीजिए, ठीक है। हीगल तर्क विधि, हर्बार्ट निर्देशन विधि, ये सारे मेथड जो है आपके, ये इससे आ जाएंगे, ठीक है, इनसे आप जोड़ सकते हैं इसको।
फिर अगर हम टीचर की बात करें कि आइडियलिज्म के अनुसार टीचर क्या है, तो देखो टीचर को इन्होंने बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका दी है। इनके हिसाब से टीचर सुप्रीम है, टीचर सब कुछ है जो बच्चे को सिखा रहा है। और टीचर के अंदर क्या होना चाहिए? टीचर के अंदर आत्मज्ञान होना चाहिए, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ डायनेमिज्म। उसके अंदर क्या होना चाहिए? आत्म गतिशीलता, ये नहीं कि लिथार्जिक सा बैठा हुआ है, खुद भी क्रियाशील होना चाहिए। और आध्यात्मवाद, मतलब टीचर कैसा है? सिद्धांतों पे चलने वाला, एकदम आदर्शवादी ऐसा व्यक्ति जिसको देखकर ही बच्चे इंप्रेस हो जाएं और अपने अंदर भी वो सारे गुणों को लाने की कोशिश करें। टीचर हेल्प्स इन मॉरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। शिक्षक क्या करेगा? वो बच्चों को नैतिक विकास में और आध्यात्मिक विकास में मदद करेगा। इसके अलावा शिक्षक जो है एजुकेशन की धुरी है, एजुकेशन का केंद्र है। जब अभी हमने बात करी कैसी एजुकेशन बताइए, टीचर सेंटर्ड बताइए, करिकुलम सेंटर्ड बताइए, पाठ्यक्रम केंद्रित और शिक्षक केंद्रित। इसके अलावा इन इंडियन आइडियलिज्म टीचर हैज बीन कंसीडर्ड इक्वल टू 3 गॉड्स। अगर हम इंडिया में बात करें तो यहाँ पर तो गुरु का जो स्थान है वो किससे है? ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर है कि नहीं है? यहाँ पर तो बताया गया है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो दिखाए। ठीक है, तो ये जो है आपका गुरु को किससे? ईश्वर से भी बड़ा माना गया है इंडियन फिलॉसफी में। अब डिसिप्लिन की जब हम बात करें तो डिसिप्लिन यानी अनुशासन कैसा होना चाहिए? यहाँ पर देखो, अनुशासन में इन्होंने कहा है कि इनर डिसिप्लिन, ठीक है, आत्म अनुशासन, आंतरिक अनुशासन की बात की है कि डिसिप्लिन या अनुशासन बच्चे के अंदर खुद से आना चाहिए, अंदर से अपने आप आना चाहिए। फ्रीडम जो है बच्चे की रिस्ट्रिक्ट करनी है, बहुत ज्यादा बच्चे को खुला नहीं छोड़ना है। आपको उसे एक प्रॉपर एक रेगुलर आपको वो देना पड़ेगा, रूटीन देना पड़ेगा। इसीलिए पहले के जमाने में भी गुरुकुल परंपरा चलती थी ना, जहां पर आपका एक निश्चित समय होता था, गुरु के उठने से पहले उठ जाना है, सारे आपके काम करके रखने हैं, ठीक है। बाद में रात को सोते भी थे तो गुरु के पांव दबाने के बाद ही सोते थे। प्रॉपर आपके लिए वहां पर आपको, वहां पर चाहे कितना भी बड़ा राज परिवार से क्यों ना आया हो राजकुमार, लेकिन गुरुकुल में जब वो रहते थे तो वो वहां पर सारे कार्य करते थे जो भी गुरु उनको देते थे, ठीक है। तो यहाँ पर फ्री नहीं छोड़ना होता, बच्चों के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी लगाने होते हैं, ठीक है, प्रॉपर उनको एक रूटीन देना होता है जिसे उन्हें फॉलो करना होता है। ह्यूमन बिहेवियर, लेकिन यहाँ पर क्या है? शुड हैव इंटरनल कंट्रोल। बाहर से जो है कोशिश नहीं करनी चाहिए उनको दबाने की, या कोई गलत काम कर रहे हैं बार बार उन्हें आप मारते रहो, पनिश करते हो, नहीं। बच्चे के अंदर अंदर से कंट्रोल होना चाहिए। जो लालच या कुछ ऐसी शैतानी करने की जो इच्छाएं हैं वो खुद से कंट्रोल होंगे, उस पर अंदर सेल्फ कंट्रोल जब होगा, खुद नियंत्रित अगर वो कर लेगा अपने आप को, वो ज्यादा अच्छा डिसिप्लिन। और इंप्रेशनिस्टिक डिसिप्लिन पे ये लोग बल देते हैं, यानी प्रभाववादी अनुशासन। प्रभाववादी अनुशासन मतलब जहां पर शिक्षक जो है एक आदर्श के रूप में है और उसको देखकर ही बच्चे इतने इंप्रेस हो गए हैं कि अपने अंदर भी क्या लेकर आ रहे हैं? वो डिसिप्लिन लेकर आ रहे हैं, ठीक है। स्कूल की बात करें कि स्कूल कैसा होना चाहिए आइडियलिज्म के अनुसार, तो अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म स्कूल एक ऐसी जगह है जहां पर कैसी एजुकेशन मिलनी चाहिए? रेगुलर और इफेक्टिव, ठीक है, प्रभावी शिक्षा मिलनी चाहिए, नियमित शिक्षा मिलनी चाहिए। मतलब स्कूल्स के तो ये फेवर में है कि स्कूल्स वहां होने चाहिए। प्रकृतिवाद कहता था कि नहीं, बच्चे को नेचर की गोद में छोड़ दो, वो अपने आप सीख जाएगा। या स्कूल होने भी चाहिए तो बिल्कुल नेचर की लैब में होने चाहिए, वहां पे सिटीज वगैरह से दूर होने चाहिए, और ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पर बच्चे के हाथ में सारा जो स्कूल की व्यवस्था है वो हो। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं कहा गया है। स्कूल एक ऐसी जगह बताई गई है जहां पर बच्चा जो है प्लीजिंग और जॉयफुल एक्टिविटीज करे, मतलब उसे आनंद आना चाहिए सीखने में, गतिविधियां होनी चाहिए, लेकिन सुखद आनंद मिलना चाहिए उसे सीखने में, ठीक है। जहां पर बच्चे आदर्श शिक्षकों के संपर्क में आते हैं और जो शिक्षा उन्हें मिलती है वो किसकी होती है? वो एकदम उच्च आदर्शों की शिक्षा उन्हें वहां प्राप्त होती है। तो स्कूल एक ऐसी जगह है आइडियलिज्म के अनुसार, ठीक है। तो ये हमारा आइडियलिज्म था। फटाफट से इसके मेरिट्स देखेंगे कि आदर्शवाद के गुण क्या क्या हैं। तो सबसे पहले तो ये ऐसी फिलॉसफी है जहां पर जो एम्स है उनको बहुत ज्यादा डिटेल में बताया गया है और उनके ऊपर जोर दिया गया है कि शिक्षा का अल्टीमेट एम क्या है? हमें ईश्वर तक जो है जाना है, आत्मज्ञान की प्राप्ति करनी है। उसको बहुत डिटेल में इन्होंने समझाया है, संसार को किस तरह से डिवाइड किया है वगैरह वगैरह, इन्होंने बहुत सारी चीजें बताई है और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ इन्होंने बताया कि हम किस तरीके से वहां तक पहुंचेंगे। तो ये है। दूसरा क्या है आपका? बच्चे के मॉरल कैरेक्टर को, यानी उसके नैतिक चरित्र को का विकास करने की बात कही है। तीसरा है आइडियलिस्टिक एजुकेशन सेल्फ रियलाइजेशन पे बल देती है कि बच्चा जो है अपने एफर्ट से, खुद के प्रयासों से आत्मज्ञान की प्राप्ति करे। और साथ ही साथ ये बल देती है यूनिवर्सल एजुकेशन पे, क्योंकि हर बच्चे के अंदर क्या है? हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटीज है, उन क्वालिटीज को डेवलप करके उन्हें स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाना है। तो इसका मतलब हर एक का शिक्षित होना जरूरी है, शिक्षा से वंचित किसी को नहीं रखना है। इसीलिए सोशल वेलफेयर की बात करते हैं,
आत्मज्ञान की बात करते हैं, बच्चे के अपनी इनर क्वालिटीज के विकास की बात करते हैं कि यूनिवर्सल एजुकेशन होनी चाहिए, सार्वभौमिक होनी चाहिए, शिक्षा सब तक पहुंचनी चाहिए और सबको शिक्षा के द्वारा कहां पहुंचना है, ईश्वर तक पहुंचना है। फिर है आइडियलिज्म रिस्पेक्ट्स द इंडिविजुअलिटी ऑफ चाइल्ड एंड ट्राइज टू स्टिमुलेट हिज क्रिएटिव एनर्जी। तो आइडियलिज्म क्या करती है, बच्चे के व्यक्तिगत जो उसके व्यक्तित्व है उसका सम्मान करती है और कोशिश करती है कि बच्चे के अंदर जितनी भी क्वालिटीज हैं, जो उसके अंदर क्रिएटिविटी है, उसको बाहर वो निकाले, उसको विकसित करे। इसके अलावा टीचर को जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, क्योंकि टीचर जो है वो क्या है, बच्चे के को बहुत ज्यादा मोल्ड करती है, उसे गाइड करती है। टीचर का देखिए यहाँ पे रोल इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन टीचर को ये भी जानना जरूरी है कि बच्चे के अंदर जो है क्या क्या क्वालिटीज हैं, बच्चे का इमोशनल एस्पेक्ट क्या है, उसका रवैया जो है बच्चों की तरफ सिंपैथेटिक होना चाहिए। अगर आप बच्चे की प्रॉब्लम नहीं समझोगे तो आप बच्चों को कभी भी ठीक से सिखा नहीं पाओगे। तो टीचर इंपॉर्टेंट है। बच्चे का रोल को हालांकि इन्होंने कम बताया, लेकिन फिर भी टीचर का रोल सिंपैथेटिक बताया कि सहानुभूति वाला होना चाहिए। इसके अलावा सेल्फ डिसिप्लिन पे एम्फेसाइज किया गया, बाहर से पनिशमेंट देना इन्हें भी पसंद नहीं है। इन्होंने यही कहा है आइडियलिज्म में कि बच्चे के अंदर से अनुशासन आना चाहिए। बिकॉज ऑफ आइडियलिस्टिक फिलोसफी एंड एजुकेशन, स्कूल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सोशल ऑर्गेनाइजेशन बन गई। तो आदर्शवाद कहीं ना कहीं स्कूलों को या फिर विद्यालय को एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल दे रहा है और उसे एक सामाजिक संगठन के रूप में खड़ा करता है या स्थापित करता है। अगर हम डीमेरिट्स की बात करें तो देखो यहां पर ना बातें किसकी की गई है, ज्यादातर नेक्स्ट वर्ल्ड यानी इस जीवन के बाद का जो जीवन है, जो एनलाइटेड है, जहां पर ईश्वर है, जहां पर ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुडनेस है, ऐसी चीजों की बात की गई है कि आप लेकिन बच्चे को कैसे हमेशा यही सारी चीजें सिखा सकते हो। बच्चे को यहाँ पे रियलिटी से दूर करके रियल लाइफ की सिचुएशंस को ना समझाते हुए बच्चों को नेक्स्ट वर्ल्ड, आगे आने वाली दुनिया, इस दुनिया के बाद की जो दुनिया है उसके लिए तैयार करने की कोशिश की जा रही है इसके एम्स के द्वारा। तो ये जो है हमेशा आप बच्चे को अगर यही शिक्षा देते रहोगे तो ये भी सही नहीं होता। स्कूल में आपको कहीं ना कहीं जो प्रैक्टिकल लाइफ जीनी है उसके बारे में भी आपको चीजें सिखानी पड़ती है। फिर दूसरा आपका ये कहता है कि आइडियलिज्म बहुत ज्यादा थिंकिंग और मेंटल एक्टिविटीज के ऊपर जोर देता है। अब थिंकिंग और मेंटल एक्टिविटीज के ऊपर जोर इसीलिए दे रहा है क्योंकि यहाँ पे विचारों की प्रधानता बताई गई है और विचारों के द्वारा ही हम आत्मज्ञान की प्राप्ति कर पाएंगे। इसीलिए अननेसेसरीली क्या किया गया है, यहाँ पर विचारों को, मानसिक गतिविधियों को बहुत ज्यादा यहाँ पे एम्फेसाइज किया गया। अब इससे क्या होता है ना, ज्यादातर कहीं ना कहीं भेदभाव हो जाता है कि जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होगा उसी को यहाँ पर ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, क्योंकि जो ज्यादा विचार रख पाएगा वो ज्यादा यहाँ पर उसके ऊपर इम्फेसिस किया जाएगा। फिर है आइडियलिस्टिक एजुकेशन गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू टीचर इन रिलेशन टू चाइल्ड। तो बच्चे को इतना इंपॉर्टेंस नहीं प्रोवाइड किया जाता जितना कि यहाँ पर टीचर को इंपॉर्टेंट बताया गया है। और आइडियलिस्टिक मेथड जो है वो कहीं ना कहीं रोट मेमोरी और क्रैमिंग, रटने की प्रवृत्ति पर जोर देते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी, क्योंकि बुक रीडिंग की बात की गई है, जो गुरु परंपरा थी उसमें तो क्या करते थे, गुरु बोलते थे और बच्चों को क्या करना होता था, याद करना होता था, रटना होता था। तो ये रोट मेमोरी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करती है, ये भी इसका एक डीमेरिट है। ठीक है, तो ये आपका आइडियलिज्म का कॉन्सेप्ट है। अगला जो हम फिलोसफी में कॉन्सेप्ट करेंगे वो आपका होगा प्रैग्मेटिज्म। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। गुड बाय एवरीवन।